हिमाचल प्रदेश में सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए जागरूक कर रही है। इसके लिए विधि विभाग मोबाइल वाहन के जरिए मजदूरों तक पहुंच रहा है ताकि उन्हें योजनाओं के लाभ की जानकारी उन्हीं तक पहुंचकर दी जाए। कांगड़ा से संजीव कौशल की रिपोर्ट। यहाँ कोई जनसभा नहीं हो रही है। ये सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। इन सभी तक हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण कल्याण बोर्ड की योजना को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विधि विभाग कांगड़ा मोबाइल वाहन के जरिए इन लोगों तक पहुंचा रहा है और योजना की जानकारी दे रहा है। श्रम अधिकारी के मुताबिक वे न सिर्फ जागरूकता अभियान से बल्कि कार्यस्थल पर भी जाकर पंजीकरण करेंगे। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी कामगारों की समस्या है उसका समय पर निवारण किया जा रहा है। एक कैंप हम यहीं पे स्पॉट पे ऑर्गेनाइज करेंगे और जितने भी कामगार हैं उनको लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करेंगे। योजना के तहत 5 रुपए का शुल्क देकर पंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए हर महीने 10 रुपए सदस्यता शुल्क भी देना होगा। योजना के तहत 18 से 60 वर्ष तक की आयु के मजदूर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र और जिस ठेकेदार के पास मजदूर काम करते हैं उसका प्रमाण पत्र देना होता है। पंजीकरण के बाद मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, पेंशन योजना और प्रसूति लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा में मदद, औजार खरीदने के लिए ऋण, बीमारी और आकस्मिक दुर्घटना में भी सहायता मिलेगी। जितने भी असंगठित क्षेत्र के ये जो श्रमिक हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश भवन और निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड जो बनाया गया है, कामगार कल्याण बोर्ड, उसका लाभ ये मजदूर जो है अपना पंजीकरण करके जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहीं योजना की जानकारी लेने के बाद मजदूर भी उत्साहित नजर आए। उनके मुताबिक इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा और वे सभी मजदूरों से अपील भी करेंगे कि जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ें। मजदूरों को लाभ पहुंचाने का ये प्रयास कितना सफल हो पाता है, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन देखना यह होगा कि विभाग महल बनाने वाले कितने मजदूरों को इस योजना के तहत ला पाते हैं। संजीव कौशल, जी हिमाचल, कांगड़ा। अगर आपका मन हिमाचल प्रदेश के प्राचीन स्मारकों और मंदिरों में घूमने का कर रहा है तो आप शिमला आइए। यहाँ आपको पूरे प्रदेश के स्मारक और मंदिर एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। हैरान मत होइए, ये सच है। ऐसा कर दिखाया है पुरातत्व विभाग ने। लाहौल स्पीति का मृकुला देवी का मंदिर, कांगड़ा का मसरूर मंदिर, शिमला का भीमा काली मंदिर, बैजनाथ मंदिर समूह, ताबो के बौद्ध गुम्फाओं और अन्य ऐतिहासिक स्मारक। यह सभी प्राचीन स्मारक सजाए गए हैं गेटे थिएटर की कला दीर्घा में, जहां इन सभी मंदिरों और स्मारकों की छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी का मकसद है हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को अवगत करवाना, ताकि लोगों में उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। कि जो प्राचीन जो स्मारक की क्या मतलब वैल्यू है, तो इसलिए हमें जो है ये हर साल लगाते हैं ताकि जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और स्मारकों की रक्षा करें, जैसे वो हमारे में सहयोग करें। कला दीर्घा में प्रदेश के उन 40 स्मारकों के चित्र रखे गए हैं जिनका संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है। वहीं हिमाचल की कला कौशल और भवन निर्माण की शैली को प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी वाकई किसी के भी मन को मोह ले। ऐसे में यहाँ आने वाले हर उम्र के लोग खुले दिल से पुरातत्व विभाग के इस कदम की खुलकर सराहना कर रहे हैं। उनकी माने तो लोगों को प्रदेश के मंदिरों और स्मारकों की जानकारी एक छत के नीचे देने का ये प्रयास पहली बार हो रहा है। जगह जगह के ये टेम्पल्स जो भी हैं, जिस भी एरिया के इन्होंने चंबा, कुल्लू, मंडी ये जो लगाए हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत पॉसिबल नहीं होता लोगों को कि वो जगह जगह जाके उनको देख सके, पर इतने शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ पे हर चीज़ देख सकते हैं विद डिटेल। सच में इन तस्वीरों से जहां हिमाचल प्रदेश की अनमोल धरोहरों की जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही है, वहीं अपने स्वर्णिम इतिहास से भी लोग रूबरू हो रहे हैं। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला।
पौंटी चड्ढा और उसके भाई की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने इस मामले के वीआईपी चश्मदीद को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पुलिस ने मामले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष को पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। संसद में मचे घमासान के बीच बीजेपी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले पर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने भी सीबीआई निदेशक के लिए अपने नाम पर गौर नहीं किए जाने से नाराज होकर कैट में मोहर लगाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मर्जी से इसे वापस ले लिया। संसद के अंदर सरकार को चौतरफा घेरने में जुटी बीजेपी ने सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ नया दांव चला है। सीबीआई निदेशक की कुर्सी के लिए रंजीत सिन्हा के नाम पर मुहर लगते ही बीजेपी ने पीएम से नियुक्ति खारिज करने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी। पार्टी का कहना है कि जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में लोकपाल के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार से अलग कर दिया गया है, तो सरकार को डायरेक्टर चुनने की जल्दी क्या है। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली के दस्तखत वाली चिट्ठी में कहा गया है कि जब सेलेक्ट कमेटी ने कोलिजियम के जरिए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया है और उस पर आम राय बन चुकी है, तो सरकार ने रिपोर्ट आने के ठीक एक दिन पहले निदेशक की नियुक्ति को हरी झंडी क्यों दे दी। सरकार ने बीजेपी के ऐतराज को खारिज कर दिया। In that the Prime Minister has got the authority to decide one name. Where is the question of unfairness in this? As far as the BJP is concerned, they are not behaving as a responsible opposition in this country, and they are not allowing the house to function. कांग्रेस के तेवर भी तल्ख है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह दिल का ताड़ बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें तो सिर्फ राजनीति का खेल कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि सीबीआई का डायरेक्टर कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, उसको एक सरकारी पद है, वो अपनी प्रक्रिया से बनता है और उसको वैसे ही रहना चाहिए। हर पोस्ट को आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो सरकार की गवर्नेंस सिस्टम चल नहीं सकती। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने भी सीबीआई निदेशक चुनने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट का दरवाजा खटखटाया था। नीरज कुमार ने सीबीआई निदेशक चुने जाने के लिए छांटे गए अधिकारियों में अपना नाम न होने पर सवाल उठाया। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात है कि नीरज कुमार ने अपनी अर्जी वापस ले ली। और अब आम लोगों को राहत पहुंचाने वाली खबर। कैबिनेट ने नई दवा नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे 348 जरूरी दवाइयां सस्ती हो सकती हैं। माना जा रहा है कि नई नीति के दायरे में आने वाली दवाओं के दाम में 10 से 30% की कमी आएगी। नई दवा नीति लागू होने के बाद दवाओं की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लग जाएगा। इससे जरूरी दवाओं की कीमतों में जल्द ही 10 से 30% तक कमी आ जाएगी। इस पॉलिसी के बाद देश में बिकने वाली 60% दवाओं की कीमत सरकार के नियंत्रण में होगी। सरकार ने जरूरी दवाओं की लिस्ट को 74 से बढ़ाकर 348 कर दिया है। इस लिस्ट में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के अलावा दर्द दूर करने वाली और ताकत की दवाएं भी शामिल हैं। नए फार्मूले के तहत मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली किसी भी दवा की कीमत बाजार में मौजूद उसके ब्रांड्स के आधार पर तय की जाएगी। इसके लिए संबंधित दवा के मामले में बाजार में कम से कम 1% की हिस्सेदारी होनी जरूरी है। आप किसी भी तरह की जानकारी या अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है himalnews@znetwork.com।